नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ। कोरोना संक्रमण रोजाना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 49,900 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही भारत में संक्रमण का आंकड़ा भी 14 लाख के पार चला गया है, जबकि इस महामारी से अभी तक 32,771 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,578 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 31 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम देश के 3 प्रमुख शहरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना हाईटेक टेस्टिंग सेंटरों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी का कहना है कि नोएडा, मुंबई और कोलकाता में बनी यह हाईटेक लैब न केवल कोरोना से बल्कि दूसरी बीमारियों के खिलाफ जंग में भी मददगार साबित होंगी। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि देश के वैज्ञानिक कोरोना की असरदार वैक्सीन बनाने पर तेजी से काम कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सीएम भी मौजूद रहे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत के लिए अच्छी खबर। लंबे इंतजार के बाद राफेल जेट फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। 5 राफेल के फ्रांस से टेक ऑफ की पहली तस्वीर आपके सामने है। जानकारी के मुताबिक अपने लंबे सफर के दौरान राफेल अबू धाबी में रुकते हुए मंगलवार को भारत पहुंच जाएंगे। सफर के दौरान राफेल विमान में 2 बार हवा में ईंधन भरा जाएगा। आपको बता दें कि राफेल विमान भारत पहुंचकर अंबाला एयरबेस जाएंगे, वहां ही इन्हें एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने चीन पर 59 ऐप्स पर बैन के बाद एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत की संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में अब सरकार ने चीन के 47 और ऐप्स पर बैन लगा दिया है। यह सभी ऐप्स पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे, यानी इन 47 ऐप्स के साथ ही अब 106 चीनी ऐप्स पर बैन लग चुका है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी को लेकर 275 ऐप भी सरकार के निशाने पर आ गए हैं। इसमें पबजी और अली एक्सप्रेस जैसे ऐप भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इन 275 ऐप्स की पहचान जांच के लिए की है। यदि इन ऐप्स में राष्ट्रीय सुरक्षा या अन्य कोई उल्लंघन पाया जाता है तो इन पर बैन लगाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ऐसे ऐप पर भी नजर रख रही है जिनका चीन में भी निवेश है। अब खबर राजस्थान के सियासी संकट से, जहां पूरे देश की नजर टिकी हुई है। गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को राज्यपाल कलराज मिश्रा ने लौटा दिया है। गवर्नर कलराज मिश्र ने राज्य मंत्रिमंडल का संशोधित प्रस्ताव कुछ बिंदुओं के साथ सरकार को वापस भेजा है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल आहूत होना आवश्यक है। राजभवन से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें पहला बिंदु यह है कि विधानसभा सत्र 21 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर बुलाया जाए, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों की मूल भावना के अंतर्गत सभी को समान अवसर सुनिश्चित हो सके। साथ ही राजभवन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा सत्र नहीं बुलाने की कोई भी मंशा नहीं है। इस बीच राजस्थान से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ पोस्ट की हैं। उनकी पोस्ट में कांग्रेस पार्टी के हाथ का चिन्ह वापस लौट आया है। उन्होंने एक के बाद एक कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। आपको बता दें कि राजस्थान का सियासी विवाद शुरू होने के बाद उनके फेसबुक पोस्ट से पार्टी चिन्ह गायब हो गया था। इसके बाद से उनके बीजेपी में जाने या फिर कोई और विकल्प चुनने की अटकलें तेज हो गई थी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास के इस कार्यक्रम को दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। भूमि पूजन के लाइव टेलीकास्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने कहा है कि इससे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को चोट पहुँचेगी। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि सरकारी चैनल पर यह कार्यक्रम प्रसारित करना ठीक नहीं होगा। चिट्ठी में पार्टी ने संविधान का हवाला देते हुए लिखा है कि देश के राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता के रूप में दूरदर्शन की स्थापना धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सद्भाव के सिद्धांतों पर की गई थी। हालांकि पार्टी की इस आपत्ति पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी देश में विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। अब खबर आर्थिक जगत से, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती की वजह से सोमवार को भारतीय बाजार में गोल्ड ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वायदा बाजार में सोना 51,833 रुपए प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके साथ ही चांदी भी बढ़ते हुए 64,896 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। मार्केट के जानकारों का कहना है कि जल्दी ही सोना 52,500 और चांदी 66,000 के स्तर को पार कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना संकट के बढ़ते जाने से भी निवेशक कम जोखिम वाले इन कीमती धातुओं में निवेश के लिए आकर्षित हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी 8 साल की बेटी आराध्या बच्चन
कोरोना का सफल इलाज कराकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। ऐश्वर्या और आराध्या दोनों ही मुंबई के अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जलसा पहुंच गई हैं। अभिषेक बच्चन ने ट्विटर पर इसके लिए सभी की दुआओं का शुक्रिया किया है। अभिषेक बच्चन ने लिखा कि लगातार सभी की दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया, इसके लिए सदा आपके आभारी रहेंगे। ऐश्वर्या और आराध्या का टेस्ट नेगेटिव आया है और वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। वो अब घर पर ही रहेंगी। मैं और पापा अभी मेडिकल स्टाफ की देखरेख में अस्पताल में ही रहेंगे। काफी दिनों बाद बच्चन परिवार से अच्छी खबर आने के बाद अब सबकी निगाहें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पर टिक गई हैं कि कब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही। इस दौरान प्रशासन भी चुस्त नजर आया और लोगों के शरीर का तापमान चेक करने के बाद ही उन्हें मंदिर के अंदर जाने दिया। आपको बता दें कि इस साल सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TDC न्यूज।